ईएमएफ ऑफ सेल जो है उसको कैसे समझेंगे, ध्यान दो। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल? देखो जब सेल बनता है ना बेटा, तो इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन से ही तो क्या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और जिस वजह से करंट क्या होती है, फ्लो होती है। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हो था कि जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है तो उससे क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट होता है, जैसे समझो अगर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इस प्लेट में मान लो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस प्लेट में कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इसमें, और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से। ये सबको पता है बात। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो सेल भी ना यही काम करता है। सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। क्या करता है, और जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से। तो जब भी कभी पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट है, याद रखना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ई नॉट, ठीक है। ई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी चार्ज को रख दूंगा, ध्यान से सुनना, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने किसी चार्ज को रखा, लेट से यहाँ पे कोई चार्ज है -q, ये चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा, उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। ये बात भी जानते हैं आप लोग, ये छोटे छोटी बातें जो पहले चैप्टर की, बट यहाँ पे यूज होगा इन एक्सप्लेनिंग ईएमएफ। और अगर ये चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है बेटा, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो आगे साइड होगा, यानी फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होगा। एक बात बताओ, अगर किसी मेटल को ले ले हम, तो मेटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं मेटल के अंदर। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, अच्छा मैंने आपको बता दिया था सेल का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को बनाना। तो मान लो मैंने एक सेल लिया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव, क्रिएट हो गया ना डिफरेंस। जैसे हम बोलते हैं ना 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का मतलब क्या पता है, इधर साइड कितना है 5 और इधर साइड कितना है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, इधर है 5 का पोटेंशियल, उधर है 0 का, तो डिफरेंस कितने का हो गया। तो जो हम सेल खरीद के लाते हैं दुकान से, हम बोलते हैं 5 वोल्ट का सेल है, तो उसका मतलब क्या है, उसके एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल में कितने का डिफरेंस है, 5 वोल्ट का। अब जरूरी नहीं है 5 0 हो, ऐसा भी हो सकता है बच्चों, देखो ये 10 हो जाए, ये 5 हो जाए, तब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें, 5 वोल्ट। तो ये जो सिंबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक सेल के लिए। यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 और 20 भी हो सकता है, तब भी डिफरेंस कितने का होगा, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के सेल का मतलब ये है कि ये कितना पोटेंशियल का डिफरेंस बनाएगा। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है, द मोर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द मोर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ आ रही है बात, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उतना ही ज्यादा फोर्स इन चार्ज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। तो फोर्स किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात, सब आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। ये आगे वाला फैन बंद कर देना ना, साउंड करेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कुल मिला के सेल का काम क्या है, टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स। यही बात हम पूरे अब टॉपिक में करेंगे। Cell is responsible for creating a potential difference. A cell is a device in which there is a chemical reaction taking place which leads to create a potential difference between its two terminals.
दैट डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर कैसा है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट लगेगा फील्ड की डायरेक्शन के, और चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन के तरफ। नहीं पता कितने का डिफरेंस है, तो हमने क्या मान लिया? V वोल्ट का पोटेंशियल। यहाँ पे V क्या बता रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस क्या होगा? V। अगर पॉजिटिव V है तो नेगेटिव 0, तो V माइनस 0 V। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक वायर को। किसको कनेक्ट कर रहे हैं हम? अब ध्यान से सुनना, ये डायग्राम समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से वायर निकली इस पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे ऊपर गई, इधर गई, नीचे गई और इससे कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो वायर के भी तो दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी किससे कनेक्टेड है? वायर। तो वायर के इस एंड में कौन सा पोटेंशियल आएगा? पॉजिटिव। और इधर कौन सा आएगा? ठीक है, अब स्टडी करने के लिए काम करते हैं, वायर का कोई भी एक हिस्से को जूम कर लेते हैं। तो अब ये जूम हो गया, तो ये पतला अगर वायर है, अगर इसको मैं जूम करूंगा तो ऐसा ही तो दिखेगा। चलो, ये बात भी मुझे लगता है सबको समझ आ गई। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इधर साइड बैटरी के, तो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया। अब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इधर साइड भी क्या बनेगा? एक पॉइंट पे इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और इधर साइड, तो ये डायग्राम उसी से जैसा बनेगा। देखो अब ध्यान से, अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। बात समझ में आ गई? हालांकि इन लाइन के बीच का गैप बराबर होगा अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अभी डायग्राम जैसा बन रहा है उस हिसाब से समझ लो। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है ई नॉट, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। अच्छा मुझे बताओ, वायर के अंदर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? वायर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? यानी इस पूरे जो येलो वाला पोर्शन है इसके अंदर पहले से ही क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो रैंडम घूम रहे हैं, उनकी डायरेक्शन कोई भी फिक्स। अच्छा सवाल ये है मेरा कि जब वायर को आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो ये जो येलो वाली वायर है आपकी, इस वायर के अंदर तब भी तो क्या होंगे? तब क्या ये इलेक्ट्रॉन रुके होंगे या चल रहे होंगे? पहला सवाल ये। रुके हुए होंगे या चल रहे होंगे? बताओ भाई, ये कभी भी नहीं रुकते। जो कमरे की एनर्जी है ना, कमरे की जो हीट है, वो काफी है इनको एनर्जी देने के लिए। तो जो रूम टेम्परेचर की हीट है ना, उससे एनर्जी गेन करते हैं, और ये चल रहे होते हैं बहुत हाई स्पीड में। जब भी इनको हमने सेल से कनेक्ट नहीं किया तब भी ये क्या करते हैं? चलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, इनके चलने की कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है जब तक ये कनेक्टेड नहीं है। किससे? बैटरी से। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो कोई इधर जा रहा है, तो कोई इधर, कोई इधर। इसका मतलब इनका नेट क्या हो जाएगा? 0। एक दूसरे को टकराते खत्म होते जाएंगे, इनके इफेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो नेट डायरेक्शन को समझ नहीं आ रही इनकी। और जब तक इलेक्ट्रॉन एक डिफाइंड डायरेक्शन में नहीं चलेगा तब तक करंट नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब अगर पेपर में सवाल आता है कि जब किसी वायर को या करंट एलिमेंट को हमने किससे कनेक्ट किया? बैटरी से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रुके हैं, चल रहे हैं, क्या है? चल रहे हैं, बट उनकी डेफिनेट कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किधर भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रैंडम मोशन। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन अब जैसे ही ये वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन में एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहां लगेगा? पीछे। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे तो करंट आगे। आपने पढ़ा है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज पता है, 10th में पढ़ा था ना। जिधर की ओर करंट है उसके अपोजिट कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, वो इस तरीके से आप समझाओगे कि सर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएंगे? इधर की ओर। इसलिए करंट किधर आएगी बेटा? तो जो आपको करंट मिलेगी वो यहां मिलेगी। समझ में आया? यानी करंट प्रोड्यूस हो गई।
और इस पूरी सर्किट में क्या चलेगी, करंट। ये करंट कब तक फ्लो होगी, जब तक यहाँ V वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस बना है। डिफरेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है, अंतर। वो जब तक डिफरेंस फुलफिल नहीं होगा तब तक करंट फ्लो करती रहेगी। जैसे ही ये V जीरो हो जाएगा, यानी बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो रुक जाएंगी। जब कहते हैं सेल खत्म हो गया, तो मतलब क्या है, अंदर जो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो अपने केमिकल पूरा का पूरा यूज कर चुके हैं। जैसे लेड का सेल होता है, हमारा इन्वर्टर है, उसमें जो सेल लगी है, तो जितना उनका फ्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, वो केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। अब केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो अब जो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स से इधर जा रहे थे वो अब जाना। ये बात समझ में आ गई। तो अब हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक सेल, जहां पे हम जानेंगे कि सेल काम कैसे करता है। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें हम पढ़ेंगे। पहला चीज हम पढ़ेंगे ईएमएफ, दूसरा हम पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप वी से भी दिखाते हो, राइट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, कौन सा है ये वी, जो बाहर वोल्टेज बन रहा है सेल के, और ई क्या है, जो इस सेल के अंदर है। ठीक है, चलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर भी क्या होता है, एक रजिस्टेंस होता है, समझ में आया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ पढ़ाऊंगा पहले, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाऊंगा, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा। तीनों को साथ में लिंक करते हुए पढ़ेंगे, पर अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए एक साथ लिख लिया। ठीक है, तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे इस चैप्टर के। मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, और जब इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी तो इसके अंदर क्या क्रिएट होगा, एक वोल्टेज। उस अगर इस सेल को मैंने किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं किया, मैंने क्या किया, इस सेल को चुपचाप क्या करा, किसी एमीटर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर से, जो वोल्टेज बताएगा, एमीटर तो करंट बता देगा। मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को नापना। ये वी किसको दिखा रहा है बेटा, वोल्ट मीटर। अब ध्यान से सुनना, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापेगा। मान के चलता है वोल्ट मीटर की जो वायर है ना, उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है ही नहीं रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस होगा तो ये कुछ वोल्टेज खुद भी कंज्यूम करने लगेगा, इसलिए मानते हैं कि इस वायर का खुद का रेजिस्टेंस नहीं है। तो जितना वोल्टेज इस बैटरी ने बनाया वो सारा वोल्टेज कौन दिखा देगा, वोल्ट मीटर, क्योंकि कहीं पे भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं हो रहा। रास्ते में कोई अप्लायंस है जो इस वोल्टेज को यूज करेगा, नहीं है। इवन वायर भी अगर यूज कर रही है तो उसका रेजिस्टेंस इतना कम है कि उसका यूज करना ना के बराबर है। इसका मतलब कि सारा वोल्टेज कौन दिखा देगा, वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया, यानी सारा वोल्टेज वोल्ट मीटर दिखा देगा, और इसी को बोलते हैं हम ईएमएफ। क्या बोलते हैं, यानी कि जब ईएमएफ क्या है, ध्यान से सुनो, जब सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम नाप लें, जब सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम नाप लें, उसी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ। क्या इससे ज्यादा वोल्ट मीटर दिखा सकता है, नहीं दिखा पाएगा। क्यों, क्योंकि सेल ने उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया ही नहीं है। तो याद रखना, द, इधर साइड में लिखता हूं, द, हाँ चला जा, कोई नहीं, हाँ हाँ काम होगा कुछ, हाँ धीरे से आना, पर द मैक्सिमम, हाँ, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the cell। कोई नहीं, काम कर, देख लेना बाद में। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, इस सेल ने जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनाया वो वोल्ट मीटर ने नाप लिया, और इससे ज्यादा नापा नहीं जाता, यानी यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल का मैक्सिमम है। तो इस सेल ने जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाया मैक्सिमम, वो कितना है, मान लिया मैंने 10 है, कितना है, 10 वोल्ट।
क्योंकि रास्ते में कोई पोटेंशियल यूज ही नहीं हुआ, तो वोल्ट मीटर सारा का सारा मेजर कर लेगा। इसका मतलब सेल का जो ईएमएफ है वो क्या कहलाया जाएगा, 10 वोल्ट। तो ईएमएफ को आप कैसे समझाओगे, ईएमएफ तभी निकाला जा सकता है जब सेल ओपन सर्किट में हो, यानी किसी भी डिवाइस से सेल को कनेक्ट नहीं किया। जैसे ही आप सेल को डिवाइस से कनेक्ट करोगे तब कुछ और होगा, उसका नाम होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? तो इसी को बोलेंगे 10 वोल्ट को ही क्या बोलेंगे हम, सेल का ईएमएफ। तो ईएमएफ अपनी कॉपी में ऐसे करके लिख दो, ईएमएफ हेडिंग डाल के यहाँ पे छोटा सा, और इसी के सामने लिख लो ईएमएफ, जिसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों ईएमएफ समझ आया? फिजिक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेल भी तो किसी मटेरियल का बना है। जब सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा तो करंट आ रही होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। लेकिन जब करंट इस सेल से इधर से निकलेगी तो वापस घूम के इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी। पर मुझे बताओ, जब इस सेल के अंदर से करंट फ्लो करेगी तो करंट इस सेल के मटेरियल से ही तो होके निकलेगी बाहर। तो हर एक मटेरियल का अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। हर एक मटेरियल जिस चीज से बना है उस पर डिपेंड करेगा वो कितना रेजिस्टेंस अपना रखती है। यानी हर एक सेल क्योंकि मटेरियल से बना है तो उसके अंदर अपना एक क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। क्या होगा उसका अपना एक, जिसको हम दिखाएंगे स्मॉल आर से। किससे दिखाएंगे? कोई भी सेल हो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तभी नहीं होगा जब वो सेल किसी मटेरियल की ना हो। अगर कोई भी चीज मटेरियल है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब क्योंकि सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका भी तो रेजिस्टेंस होगा। यानी सेल के अंदर एक क्या बनता है, इंटरनल रेजिस्टेंस अपने आप ही होता है, उसको कोई बनाता नहीं है। वो जब सेल बना तब वो फिक्स हो गया। समझ में आ गया? तो जो स्मॉल आर है उसको यहाँ पे लिख दो, क्या बोलते हैं उसे, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपने इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा था हेडिंग में, वहां पे स्मॉल आर लिख दो। स्मॉल आर का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जरा एक बात बताओ, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है खुद का अपने आप ही पहले से। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी, आपने बचपन में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, साइड में लिख देना नोट करके ताकि याद रहे। ओम्स लॉ क्लास 10th में पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या बोलता था, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। यानी कितना वोल्टेज कंज्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, मान लो इससे करंट निकली आई, कितनी निकली, तो यहाँ पे एंटर भी कितनी करेगी, आई, और यही आई करंट अंदर से होते हुए जाएगी। अब ये आई करंट किसको मिलेगी, इस रजिस्टर को। अगर इस रजिस्टर को आई करंट मिली तो कितना वोल्टेज खाएगा ये, आई इंटू आर। यानी कि जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, इसको मिलने वाली करंट इंटू इसका अपना रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। सेल ने क्या प्रोड्यूस किया, ईएमएफ, और उसमें से कुछ ईएमएफ कौन खा गया, खुद सेल खा गया, क्योंकि उसका अपना खुद का क्या है, रेजिस्टेंस। तो उसने जो ईएमएफ बनाया ना उसमें से खुद ये खा जाता है कुछ। कितना खाता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू उसकी करंट। यही तो होता है पोटेंशियल। तो उतना पोटेंशियल किसने कंज्यूम कर दिया, सेल ने कर दिया। तो अगर लिखेंगे पोटेंशियल या पोटेंशियल कंज्यूम्ड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस, लिखो ऐसे लिख लो, दूसरे फॉर्म में लिख लो, पोटेंशियल कंज्यूम की जगह ऐसे लिखो, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप across, voltage drop across internal resistance, voltage drop across internal resistance of the cell। इंटरनल रेजिस्टेंस के ब्रैकेट में स्मॉल आर लिखना। बताओ कितना वोल्टेज ये सेल खा जाएगा, V कितना होगा, कितना खाएगा बताओ, I इंटू आर। कौन सा रेजिस्टेंस, अंदर वाला। तो इतना वोल्टेज किसने खा दिया, सेल ने खा दिया। बनाया कितना था, ईएमएफ के बराबर। ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, ई करके लिख सकते हैं, है ना। तो बनाया कितना था इसने, ई,
यानी 10 वोल्ट बनाया था, ई के बराबर बनाया था, खा कितना दिया, आई आर खा दिया, तो बच कितना गया, टोटल ई में से किसको माइनस कर देंगे, और जो बचा वही हमें मिलता है यूज करने के लिए। समझ में आया, जो बचा है ना वो मिलता है हमें। ये मत समझना कि सेल ने जितना बनाया वो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो हम पार्टी करने का प्लान करते हैं और हम क्लास में हैं 20 बच्चे। अब मैंने कहा जाके मार्केट से, मैंने कहा जाके समोसा ले आओ, आप 20 समोसे ले आए। अब जब आप यहाँ आए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ टीचर्स भी तो होंगे, अगर बच्चे हैं तो होंगे नहीं होंगे। अगर ये सेल है तो रेजिस्टेंस तो बाय डिफॉल्ट ही होगा इसका, क्योंकि ये किससे बना है, मटेरियल से। अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन हम 20 समोसे किसको सोच के लाए, तो टीचर अगर 4 हैं तो 4 समोसे तो कौन खाएगा, या खुद ही खा लोगे पहले फिर बोलोगे बच गए तो दे देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो सबसे पहले तुम आओगे तो बोलोगे यार 4 सर भी तो है, वो 4 टीचर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ऐसे लिंक करो। तो 4 टीचर 4 समोसे खा गए, तो बच्चों को कितने मिलेंगे, 16 समोसे। तो यही सेल के साथ भी हो रहा है। सेल ने बनाया तो 20 वोल्ट है, जो क्या है उसका ईएमएफ, ये सेल ने रेडी कर दिया 20 वोल्ट अपना केमिकल रिएक्शन से। पर क्योंकि सेल किसी मटेरियल की बनी है तो उसे कुछ कंज्यूम भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सेल जिस मटेरियल का है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सारे जो मटेरियल हैं उनका खुद का रेजिस्टेंस है, इसलिए जैसे ही सेल से निकली हुई करंट वापस सेल के पास आएगी तो ये कंज्यूम कर देगा कुछ वोल्टेज। अगर सेल का अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता ना, तब कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस ना होने की वजह से कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। समझ में आ गया, यानी रेजिस्टेंस में अगर आप करंट भेजोगे तो उतना वोल्टेज वो कंज्यूम कर लेगा। माथे में बात समझ आ गई ना, ठीक है, इतनी बात आपने लिख ली, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो ये केस 1 है, ठीक है बेटा, अब आप अलग सा डायग्राम बनाओगे, मैं दूसरी सेल नहीं बना रहा, आप ऐसे एक और सेल बना लो अपनी कॉपी। अगर मान लो इस सेल से अभी भी मैंने क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर नहीं हटाया मैंने, राइट, वोल्ट मीटर अभी भी है इसमें। पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सेल को किसी बाहर किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दे रहा हूं। मान लो इस सेल से मेरे को क्लॉक चलानी है तो मैंने क्लॉक से कनेक्ट कर दिया, इस सेल से मुझे बल्ब जलाना है तो मैंने इसको वायर लगा के बल्ब से कनेक्ट कर दिया। और मैं कोई भी डिवाइस लगाऊंगा उस डिवाइस का भी अपना रेजिस्टेंस होगा। हर एक डिवाइस किसका काम करता है, रेजिस्टेंस का ही काम करता है। कोई भी डिवाइस ऐसा है जिसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं होता, नहीं होता, होता ही है। तो मान लो मैंने क्या किया, इस सेल को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, यानी सर्किट क्या हो गया, अब क्लोज सर्किट हो गया। क्या सा सर्किट बन गया, ये क्लोज सर्किट। अच्छा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर। ये कोई डिवाइस भी हो सकता है, आर बल्ब हो सकता है, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस के से काम करेगा, फैन भी एक रेजिस्टेंस के से काम करेगा, तो कोई भी डिवाइस आपने लगा दिया मान लो। अब मुझे बताओ, इस सेल से करंट नीचे जाएगी, और जब इस सेल से करंट यहां जाएगी तो करंट कितनी जाएगी, यहां से मान लो कितनी प्रोड्यूस करी इसने, यहां से करंट जाएगी और इधर की ओर भी जाएगी। सामने क्या मिल गया, एक रजिस्टर। रजिस्टर ऐसे समझ लो दुश्मन है, वो कुछ ना कुछ वोल्टेज खा जाता है। करंट मिली आई और आर रजिस्टर है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू कैपिटल आर। मान लेते हैं वो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वी के बराबर। किसके बराबर आ रहा है बेटा, अब जो मैंने आपको पढ़ाया ना उससे सेल की इक्वेशन रेडी भी हो गई है, देखते ही देखते ध्यान से देखो। अब अगर आप सर्किट पूरा कर दोगे ना तो आपको दिखेगा, जब वोल्ट मीटर पहले 10 दिखा रहा है तो पता है वोल्ट मीटर अब 10 दिखाएगा, 11 दिखाएगा, 12 दिखाएगा, कम दिखाएगा, बता। यहाँ पे वोल्ट मीटर की अब रीडिंग क्या हो जाएगी, 10 से ज्यादा हो जाएगी, 10 से कम, या 10 ही रहेगी, क्या हो जाएगी, मान लो कम होके कितनी हो गई, यार ये कम क्यों हुई इसको सोचो। जब तक कोई सर्किट कनेक्ट नहीं था एक्सटर्नल रजिस्टर, तब सारा का सारा वोल्टेज कौन दिखा दे रहा था, वोल्ट मीटर। पर जैसे ही आपने एक डिवाइस कनेक्ट किया तो वी वोल्ट तो कौन खा गया, ये रजिस्टर, तो बचा कितना वो यहाँ पे दिखाएगा। बात समझ में आई। तो अगर इसको इक्वेशन का फॉर्म दे दें, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएं तो कैसे लिखोगे, देखो, जो इस रजिस्टर में वी आएगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल ईएमएफ ई माइनस कितना कितना वोल्टेज खा गया सेल, आई इंटू स्मॉल आर। यानी इक्वेशन क्या बन गई, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। इक्वेशन ऑफ सेल रेडी हो गई। कैसे हुआ, ध्यान से देखो, आप ऐसे बोलोगे, ये V कौन सा वोल्टेज है, इसी को तो क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कहां मिल रहा है हमें, टर्मिनल्स पे मिल रहा है। तो जो V है ये क्या है बच्चों, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कितना आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो कैसे निकालोगे।
V इक्वल टू, सेल ने कितना बनाया था पोटेंशियल, पहले ये बताओ, नहीं बनाया कितना था, पोटेंशियल प्रोड्यूस कितना हुआ था, ईएमएफ के बराबर E, और सेल ने कितना खा दिया, IR खा दिया, तो टर्मिनल्स में कितना मिलेगा, V के बराबर मिलेगा। ये पहली इक्वेशन है सेल की, समझ में आया। ये सेल, ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि अगर सेल ने ईएमएफ बनाया कैपिटल E, तो वोल्टेज सेल ने कितना खा दिया, IR, तो कितना हमें टर्मिनल्स पे मिलेगा, V के बराबर। समझ में आ गई बात, यही तो मैं अभी तक समझा रहा था। ये इक्वेशन है डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल की। किसकी इक्वेशन है, जब भी कोई सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब भी सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है, जब वो अपने पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, बाहर देता जा रहा है, तो जब भी सेल डिस्चार्ज होगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसने कितना ईएमएफ बनाया माइनस उसी ने कितना ईएमएफ कंज्यूम कर दिया, तो जो बच गया वही हमें मिलता है टर्मिनल्स। समझ में आ गई पहली इक्वेशन। इससे करेंगे हम न्यूमेरिकल। इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे E क्या है, टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द सेल, I क्या है, करंट प्रोड्यूस बाय द सेल, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो IR क्या मिल गया, जो वोल्टेज सेल ने खा दिया। I इंटू R क्या होता है, वोल्टेज ही तो होता है, बट ये कौन सा वोल्टेज है, जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के होने की वजह से कंज्यूम हो गया, तो हमें मिलेगा कितना, कैपिटल E माइनस IR। इसको लिख देना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इक्वेशन फॉर सेल डिस्चार्जिंग। अच्छा, अगर सेल को मैं चार्ज करने लगूं, क्या करने लगूं, तो जो ये माइनस IR है ना, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस IR, क्योंकि अब क्या कर रहे हो आप, वोल्टेज दे रहे हो सेल को, तो अब कंज्यूम नहीं होगा, अब क्या है, आप बाहर से दे रहे हो। अभी तक तो ड्रॉप हो रहा था, अब क्या होगा, गेन होगा। मान लो मैंने इस फोन को चार्ज में लगा दिया, तो अब बाहर से पोटेंशियल किसको दे रहे हो आप, सेल को। तो चार्जिंग की इक्वेशन में सिर्फ क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E प्लस IR। उसको पूरा नहीं समझना, वो यहीं से समझ लो बस। तो अगर चार्जिंग की कंडीशन करें, सेल चार्जिंग, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E प्लस, लिख लो, इक्वेशन फॉर सेल चार्जिंग। अगर मैं बात करूं डिस्चार्जिंग की इक्वेशन, तो क्या है, बोलो मेरे साथ, V इक्वल्स टू E माइनस, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, जब सेल बना होगा ना, तब उसका ईएमएफ फिक्स हो गया होगा। 5 वोल्ट का सेल लाओगे तो उसका मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो आपको फिक्स मिल रहा है, जितना है वो। जब सेल बना, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, जितना हमने उसमें केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट दिए, जितना उसका मटेरियल रखा, उस हिसाब से उसका ईएमएफ क्या हो गया, फिक्स हो गया। ध्यान से सुनना, क्या सेल का ईएमएफ बदला जा सकता है, क्यों, जब बना तभी सेट हो गया। अब मार्केट से जितने ईएमएफ का सेल लाओगे वो तो फिक्स है ना, उसको थोड़ी बदल सकते हो। यानी ईएमएफ क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अच्छा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बदल सकते हो क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस बदलने के लिए उसका मटेरियल बदलना पड़ेगा, फिर तो सेल ही बदल गया, यानी उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज, यानी ये भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मेरे को टर्मिनल पे आने वाला वोल्टेज बदलना है, तो मेरे को क्या बदलनी पड़ेगी, करंट को बदलना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि V की वैल्यू किस पे डिपेंड है, जो टर्मिनल में वोल्टेज मिल रहा है ना, वो किस पे डिपेंड है, वो बताना चाह रहा हूं। तो पहले इतना लिख लो, जो करंट कितनी निकल रही है बच्चे, I, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ, R। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लो VR है, क्योंकि ओम्स ने तो बताया था I इंटू R क्या होता है, V। तो जितनी करंट है उससे इंटू कर दो एक्सटर्नल रजिस्टर को, तो जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अब किसको बदलना है बेटा, I को, क्योंकि अगर I बदल गया तो उस हिसाब से V भी चेंज होगा। जरा डायग्राम देख के सोचो, I को कैसे बदलेंगे। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो करंट क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, है ना। रजिस्टर अगर बढ़ जाएगा, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो अगर आपको R निकालना है तो क्या हो जाएगा, V बाई I इक्वल्स टू R। कैसा रिलेशन है इनका, इनवर्स। अगर करंट को कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस, उल्टा पढ़ो, रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट, और अगर करंट कम हो गई तो ये जो E में से जो माइनस होने वाला टर्म है वो भी क्या हो जाएगा, कम। E में से कम को माइनस करेंगे तो V ज्यादा हो जाएगा। यानी हमारा वोल्टेज किस पे डिपेंड हो रहा है, बाहर वाले रजिस्टर पर।
समझ आई बात? इसका मतलब ये है कि अगर इस करंट को मैं किसी तरीके से बदल सकूं, देखो यहां पे करंट ही वेरी करी जा सकती है, लिख लो आई जो है कैन बी वेरीड, इसको वेरी किया जा सकता है। और इसको कैसे वेरी करेंगे, तो यहां पे एक बॉक्स बनाओ नोट करके, यहां पे लिखना फ्रॉम ओम्स लॉ। हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V बाई आई क्या हो जाएगा R, यानी रजिस्टर जो है वो करंट को बदलेगा और उस हिसाब से वैल्यू बदलती चली जाएंगी। अगर मैं R को इंक्रीज कर दूं, R को क्या कर दूं, इंक्रीज, तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर इस इक्वेशन को देखो जरा, अगर इस इक्वेशन में I छोटा हो जाएगा तो I इंटू आर की ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, छोटी। और अगर E में से कम माइनस करोगे तो V क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो V क्या बढ़ हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज। क्या ये कंसेप्ट समझ आए? ये सब आपके न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट्स में आएंगे क्वेश्चन इस बार। अब जो पेपर आने लगा है ना सीबीएसई का, थोड़ा कंसेप्चुअल आ गया है, तो बस बेसिक रटा रटा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको हर रिलेशन पता होना चाहिए। ये बना लो, रेजिस्टेंस के बढ़ाने से हम करंट को कम कर सकते हैं, क्योंकि करंट ही एक ऐसी चीज है जो बदल सकती है। क्या रेजिस्टेंस के बढ़ाने से ईएमएफ बदल जाएगा? क्या इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? तो क्या चेंज होगा, करंट। और करंट के चेंज होने से वी का बढ़ना घटना डिटरमाइन हो रहा है। उल्टा भी तो बन सकता है ना बच्चों, अगर रेजिस्टेंस को क्या कर दूं मैं, कम, तो करंट ज्यादा। अब I इंटू आर, आई बढ़ गया तो I इंटू आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब I इंटू आर बढ़ जाएगा तो ईएमएफ में से मैं ज्यादा वैल्यू माइनस करूंगा तो वोल्टेज कम आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक एमसीक्यू का सवाल बन गया, नहीं बन गया? तो नीचे करके नोट करके लिख देना, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्योंकि जब पेपर में सवाल आएगा तो पता है क्या आएगा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। वहां पे कैपिटल आर भी देगा, ईएमएफ भी देगा, स्मॉल आर भी देगा, आपको क्या टिक लगाना होगा, कैपिटल आर। ठीक है, तो लिख लो नोट करके, यहाँ पे एक बंदा है जो इसको देख रहा है, यहाँ पे नोट करके लिख लो, द वैल्यू ऑफ V depends on external R। ठीक है।